नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शकील कुमार सिंह, डायरेक्टर सिनार हेल्थ केयर हॉस्पिटल। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और यह है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, जो कि प्रेजेंटली ICD-10 के नाम से जानते हैं, और अभी ICD-11 पर भी काम चल रही है। लेकिन बहुतायत पर जो भी मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं वो ICD-10 का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज WHO द्वारा अनुमोदित है, और WHO ने यह तय किया है कि विभिन्न विभागों के बीमारियों को अलग अलग अल्फा न्यूमेरिक कोड से डिनोट किया जाए। मसलन L सीरीज से स्किन डिसऑर्डर को डिनोट किया जाता है, और F सीरीज से मानसिक विकारों को डिनोट किया जाता है, और अल्फा न्यूमेरिक कोड F का इस्तेमाल मानसिक विकार के लिए किया जाता है। दोस्तों, यह क्लासिफिकेशन आम लोगों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लक्षणों के आधार पर आम लोग यह तय कर पाएंगे कि कौन सा बीमारी या कौन सा लक्षण व्यक्ति को किस विभाग के डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मानसिक विकारों को कुल 10 वर्गों में बांटा गया है। हम एक एक वर्ग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उन लक्षणों को भी बताएंगे जिसके आधार पर आम आदमी यह तय करने में सक्षम होगा कि किसी व्यक्ति को इस ढंग की लक्षण आते हैं तो उसे कहाँ दिखाना चाहिए। दोस्तों, पहला जो वर्ग है जिसके अल्फा न्यूमेरिक कोड F00 से F09 तक डिनोट करते हैं, उसमें ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्प्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर ग्रुप आते हैं। दोस्तों, आम लोगों के समझ के लिए इस ग्रुप में जो महत्वपूर्ण मानसिक विकार आते हैं उसमें डिमेंशिया या भूलने की बीमारी है। दोस्तों, यह डिमेंशिया एल्जाइमर्स डिमेंशिया भी हो सकता है, वैस्कुलर डिमेंशिया भी हो सकता है। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण बीमारियां इस ग्रुप में शामिल है। इसको डेलीरियम के नाम से जानते हैं, जो एक एक्यूट कंडीशन होता है और ICU में बहुत से पेशेंट डेलीरियम में जाते हैं। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण विकार इसमें शामिल है वह है ट्रॉमा के बाद होने वाले मानसिक परेशानियों के लिए, जिसको भी इस ग्रुप में रखा गया है। पहला ग्रुप के बाद आते हैं हम लोग दूसरे ग्रुप में, और दूसरा ग्रुप ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि नशा करने की वजह से बहुत तरह की मानसिक विकार पैदा होते हैं। तो यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से नशीले पदार्थ हैं जिनके सेवन से मानसिक विकार पैदा होते हैं। तो दोस्तों, इस ग्रुप में जो F10 to 19 है, इसमें पहला है अल्कोहल, दूसरा ग्रुप है इसमें ओपियोइड अफीम, तीसरा है कैनबिस कैनाबिनॉइड, जिसे हम गांजा भांग मोदक के नाम से जानते हैं, चौथा सीडेटिव या हिप्नोटिक है, यानी नींद की दवा का एक्सेस सेवन करने से होने वाले मानसिक विकार। इसके अलावा इसमें कोकेन आता है, हेलुसिनोजेन आता है, टोबैको आता है, इनहेलेंट सूंघने वाले बहुत से पदार्थ होते हैं जिसका लोग सेवन करते हैं। टोबैको भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जो कभी कभी मानसिक विकार पैदा करते हैं। और एक आता है पॉली सब्सटेंस अब्यूज, यानी व्यक्ति बहुत तरह के मानसिक बीमारी को पैदा करने वाले जो अवयव हैं, मादक पदार्थ हैं, उनका सेवन करता है। ऐसे व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है, अल्कोहल नहीं मिलता है तो गांजा भांग का सेवन करता है, वो नहीं मिला तो फिर तंबाकू का सेवन करता है, आदि आदि। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने जाना जो दूसरा ग्रुप है वो ऐसे मानसिक विकारों का ग्रुप है जो नशा करने की वजह से पैदा होता है। अब हम तीसरे ग्रुप की चर्चा करेंगे, जिसे F20 से 29 तक डिनोट करते हैं, और इस ग्रुप को सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइपल एंड डेलूजनल डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों, आम लोगों की समझ के लिए सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक विकार है। सिजोफ्रेनिया के अलावा सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक एपिसोड, डेलूजनल डिसऑर्डर आदि महत्वपूर्ण बीमारियां इस ग्रुप में शामिल हैं। दोस्तों, तीसरे के बाद हम चौथे ग्रुप की चर्चा करेंगे, जिसको मूड या अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने भाव विकार का नाम सुना होगा, डिप्रेशन का नाम सुना होगा, मेनिया का नाम सुना होगा। डिप्रेशन में व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है, मेनिया में आदमी हाइपर एक्टिव हो जाता है,
और इन बीमारियों का सम्मिश्रण होता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। इस ग्रुप में डिप्रेसिव एपिसोड शामिल है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर शामिल है, मैनिक एपिसोड शामिल है, रिकरेंट डिप्रेशन शामिल है, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर लाइक डिस्थाइमिया आदि शामिल है। दोस्तों, अभी चौथे ग्रुप के बाद हम लोग पांचवें ग्रुप की चर्चा करेंगे, जिसको न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमैटो डिसऑर्डर भी कहते हैं, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर भी कहते हैं। दोस्तों, ये ग्रुप है जिसे एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, और ये बीमारियां बहुत ही कॉमन है, और इसमें फोबिक इंक्लूडिंग एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। संक्षेप में इन बीमारियों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रुप है एंजाइटी डिसऑर्डर का, इसमें कुछ बीमारियां जिसको सोमेटाइजेशन या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर कहते हैं, इस बीमारियों में व्यक्ति को शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसे उसे सीने में धड़कन हो गई लेकिन उसे दिल का बीमारी नहीं होगा, उसके पेट में बहुत तरह का डिस्कम्फोर्ट होगा, पेट दर्द की शिकायत करेगा, बावेल अपसेट रहेगा, लेकिन उसको एंजाइटी डिसऑर्डर लगता है। तो इन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना है, और ऐसा विकार जो हार्ट के डॉक्टरों से दिखाते हैं, उनका कहना है कि आपका हार्ट ओके है, तो आपको मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलना है। पेट के डॉक्टर से दिखाते हैं, उनका कहना है कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपको पेट की बीमारी नहीं है, तो आपको मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलना होगा। इन बातों को ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जैसे फोबिया होता है, फोबिया में व्यक्ति को किसी खास चीज़ से परेशानी होती है, कोई अकेले घर से नहीं निकल पाता है, किसी को भीड़ भाड़ से परेशानी होती है। उसमें एक पैनिक डिसऑर्डर भी है, जिसमें व्यक्ति को अचानक बहुत एंजाइटी का अटैक आता है। तो इन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना है और मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलना है। दोस्तों, अब हम पांचवें ग्रुप के बाद छठे ग्रुप की चर्चा करेंगे, और छठे ग्रुप में आता है बिहेवियरल सिंड्रोम ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजी। दोस्तों, नॉर्मल फिजियोलॉजी व्यक्ति का क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी में हम पाते हैं कि आदमी का भूख, नींद और सेक्स। और आप को ये जान के हैरानी होगी कि भूख की अत्यधिक खाने की समस्या, कम खाने की समस्या, अधिक सोने की समस्या, नींद में चलने की समस्या, नींद से संबंधित समस्याएं, अधिक सेक्स का होना, सेक्स की इच्छा एकदम खत्म हो जाना, ये सब मानसिक विकार में आते हैं, और आपको ऐसी परेशानी होने पर तुरंत मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलना है। इस ग्रुप में और भी परेशानियां आती है, जैसे पर्प्यूरियम, यानी बच्चे होने के दौरान जो माता को मानसिक परेशानियां होती है, उसको भी रखा गया है। दोस्तों, छठे ग्रुप के बाद हम सातवें ग्रुप की चर्चा करेंगे, और सातवें ग्रुप में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व से संबंधित, और ये विकार जनरली 18 साल के बाद होते हैं। व्यक्ति में बहुत सा मानसिक विकारों का ट्रेट्स मिलता है, और इसकी मैनेजमेंट थोड़ी अलग होती है। इस ग्रुप में हैबिट फॉर्मिंग डिसऑर्डर, इंपल्स डिसऑर्डर भी आती हैं, जैसे गैम्बलिंग डिसऑर्डर, क्लेप्टोमेनिया, पायरोमेनिया आदि। दोस्तों, अब हम आठवें ग्रुप की चर्चा करेंगे, जो कि मानसिक मंदता से संबंधित है। मानसिक मंदता यानी व्यक्ति के मानसिक दुर्बलता, यानी IQ उतना नहीं होना। दोस्तों, यह भी एक तरह का मानसिक विकार में आता है, जब व्यक्ति अपने उम्र के और बच्चों से, जो बच्चा होता है वो पिछड़ने लगता है। इसका असेसमेंट किया जाता है, और इसका मैनेजमेंट थोड़ा अलग होता है, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग देकर हम उसे काफ़ी हद तक ठीक बना सकते हैं, या जीवन यापन करने में उनको मदद कर सकते हैं। दोस्तों, 9वां ग्रुप है, वो फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से होने वाली मानसिक विकारियां हैं, जिसमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज आती है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ स्कॉलिस्टिक स्किल आते हैं, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आते हैं। ऑटिज्म का नाम आपने सुना ही होगा, जिसमें व्यक्ति का, बच्चों का खासकर का व्यवहार स्वाधीन हो जाता है, और इनका मैनेजमेंट में बिहेवियरल मॉडिफिकेशन या ट्रेनिंग का विशेष महत्वपूर्ण रोल है।
और इसका चाइल्ड सेक्रेटरी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। लास्ट ग्रुप या 10वां ग्रुप जो है वो मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आते हैं, जो बच्चों में लेटर इन लाइफ डेवलप जन्म लेने के बाद डेवलप होते हैं, जैसे हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, टिक डिसऑर्डर और भी कुछ डिसऑर्डर जैसे इनकोपेरेसिस, इन्यूरेसिस आदि शामिल हैं। धन्यवाद।